आज राजस्थान की विधानसभा में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया है। बजट जिसकी प्रतीक्षा सामान्य जनता को भी रहती है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता तो नजरें जमाए ही रहते हैं और विपक्ष की भी बात करें तो विपक्ष केवल और केवल खामियां खोजने की तैयारी में लगा रहता है कि क्या कुछ ऐसा होगा कि जिसको लेकर सत्ता पक्ष को घेरा जा सके। लेकिन आज जो बजट पेश किया गया विधानसभा में, उसके क्या राजनीतिक मायने हैं, ये सारी चर्चा हम करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जी हमारे साथ में। प्रदीप जी, क्या कहना है आपका? दूसरा बजट ये जिस तरीके से पेश किया दिया कुमारी ने, क्या लगता है कुछ उनके बजट पेश करने में मैच्योरिटी दिखी होगी और प्रदेश को क्या कुछ विशेष मिलने वाला है? देखिए, ये बजट जो कि हम चर्चा पॉलिटिकल करते हैं, बजट एक इकोनॉमिक थिंग है जी। आर्थिक सर्वे भी पेश हुआ है। आर्थिक सर्वे जो आर्थिक सांख्यिकी विभाग पेश करता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, वित्त मंत्री दिया कुमारी हैं, उप मुख्यमंत्री। लेकिन इस सर्वेक्षण में जो किताब छपी है उसमें दिया कुमारी का फोटो गायब है। इस पे चर्चा बन सकती है जी। और दूसरी चीज, ये बजट जो है इसका पॉलिटिकल एंगल अगर अपन देखें तो विवेकानंद जी, चूंकि आप भी वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, अब लगभग चुनाव सलट चुके हैं। दिल्ली में भी सीएम की घोषणा आज हो चुकी है जी। तो अब इंटरनल असर जो है वो पंचायत राज और स्थानीय निकाय चुनावों के लिहाज से ये बजट देखना बनता है आपके हमारे द्वारा कि भाजपा या भाजपा शासित सरकार जो है उसकी अब ये सेकंड अग्नि परीक्षा है कि वो डेवलपमेंट का पैसा तो लोकल बॉडीज के माध्यम से ही खर्च होगा, स्वाभाविक। तो वो पैसा खर्च करने के लिए अब नवंबर में कह रहे हैं झाबर सिंह खर्रा का, अगर हम स्टेटमेंट सुने के स्टेट वन इलेक्शन वाली बात। जी जी बिल्कुल जी। तो देखते हैं कि उस लिहाज से क्या चीजें हैं। तो बड़े 13 जिलों में ईआरसीपी वाली योजना को लेके जो बात है, कहा जा रहा था कि 45,000 करोड़ की योजना में से 5% राजस्थान देगा, 5% मध्य प्रदेश देगा। लेकिन पैसा जो घोषणा की है वो ज्यादा है। 5% के हिसाब से तो 2250 करोड़ होता है, ये टीकाराम जूली ने भी कहा है। तो कई सारी चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं इस बजट में। लेकिन प्रदीप जी, चूंकि हमने तय किया कि पॉलिटिकल चर्चा करेंगे और प्रारंभ आपने इसी बात से कर दिया कि जो पुस्तक छपी है उसमें केवल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ही फोटो है। उप मुख्यमंत्री 2 हैं आपके पास और उप मुख्यमंत्री का नहीं भी लगाना चाहे तो क्या परंपरा रही है कि वित्त मंत्री का फोटो भी आता है? यह सर्वेक्षण का पुरानी किताबें देखनी पड़ेगी। यहाँ मैं थोड़ा सा अपने आप को बैक करूंगा कि चूंकि वो सांख्यिकी विभाग छापता है, हालांकि उसमें आईएएस अधिकारियों के फोटो हैं, परंतु जो फिनांस देख रहा है आपका, पैसे का जो कलेक्शन करने वाला या पैसा खर्च करने वाले बहुधा डिपार्टमेंट जो है, रेवेन्यू कलेक्शन में ट्रांसपोर्ट एक बड़ा डिपार्टमेंट है जो कि प्रेमचंद बैरवा के पास है जी। लेकिन आबकारी एक बड़ा सोर्स है जो भजनलाल शर्मा खुद के पास है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अब किन किन का फोटो लगाए ये देखने वाली बात है। परंतु कुल मिला के अगर देखो बजट को, तो बजट में एक बड़ी चीज जो देखने में आई है वो है कि सरकारी नौकरियां इसी बजट में 1.25 लाख घोषणा जो है, क्योंकि कैलेंडर के अनुसार अगर 1.25 लाख नौकरियां नई आती हैं तो राजस्थान के लिए बड़ी सौगात होगी। मुझे याद आता है वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी 2003 से 2008 के बीच और घनश्याम तिवाड़ी उस दौर में शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। बड़ी भर्तियां शिक्षा विभाग में उस समय हुई थी, एक साथ 40-50 हजार शिक्षकों की उस समय भर्ती हुई थी और बड़ा माहौल राजस्थान में ये कह के बना दिया गया था उस समय कि यदि 40,000 लोगों की नौकरी लग रही है तो इसका मतलब आप ये मानकर चलिए कि कम से कम 2 लाख 2.5 लाख लोग आपकी सरकार से प्रसन्न होने वाले हैं। तो ये जो 1.25 लाख नौकरियां देने की बात है, क्या लगता है आपको कि भाजपा की सरकार क्या ये बताने में भी कामयाब हो जाएगी कि किस किस विभाग में कितनी नौकरियां हम दे चुके हैं? नहीं, कैलेंडर की बात है, वो जैसे उत्सव भी आयोजित कर रहे हैं, उसके अलावा 1.5 लाख नौकरियां निजी क्षेत्रों में भी है। जॉब अगर लोगों को मिलेगा तो जॉब से प्रॉस्पेरिटी आती है, लोगों में राइचसनेस इन द माइंड, जो कलाम कहते हैं कि दिमाग में जब आपकी धनिकता आएगी तब आपके परिवार में सौहार्द होगा। On harmony in the family, if we have harmony in the family, there will be order in the nation, and if we have order in the nation, there will be peace in the mind। कलाम का बहुत प्रसिद्ध जो है वो यूएन असेंबली में दिया हुआ स्पीच है कि विश्व शांति का जो मार्ग है वो
इस प्रॉस्पेरिटी से निकलता है कि परिवार में शांति है। तो नहीं, आपने बहुत अच्छी बात ये कही अंग्रेजी में। मेरे को इसी से संबंधित जो है एक बात संस्कृत में याद आ गई। हम लोग अक्सर बोलते हैं कि विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्म आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। जहाँ धन है वहाँ सुख है, और वही बात अंग्रेजी में डॉक्टर कलाम कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो धन वाला विषय है और उसका जो लेखा जोखा है, उसकी जो योजनाएं हैं, वो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सबके समक्ष रख रही है। लेकिन वे स्वयं ये बजट भाषण पढ़ते हुए कितना फील गुड कर रही होंगी। उनका एक तो देखिए वो विचलित नहीं हुई, विपक्ष छिटाकसी और तमाम चीजें। घोषणाओं में पीछे 10 साल के अगर मैं बजट देखूं तो कोई सीएम या बतौर फाइनेंस मिनिस्टर कोई भी पीछे नहीं रहा है। घोषणाएं क्रियान्वित कितनी हुई, पिछले बजट को लेकर आलोचना हो रही। पिछले बजट के जवाब में बोलते हुए मुख्यमंत्री यानी कि सदन के नेता जब बजट पे जवाब देंगे तो क्या बोलते हैं? पिछले बजट में उन्होंने कहा था कि हमने 50% घोषणाएं जो है अपने घोषणा पत्र की वो पूरी कर दी। आज 58% दिया कुमारी कहीं। तो लोकसभा चुनाव से पहले का भाषण और अब इस कार्यकाल में क्या 8% घोषणाएं हुई है? यह सवाल भी टीकाराम जूली पूछ रहे हैं। तो बड़ी चीज ये है कि अब सारा कुछ डिपेंड करता है कि कांग्रेस जो है वो डिफेंड कैसे करती है, क्योंकि 70,000 करोड़ के आसपास या एक बड़ा अमाउंट जो है उसको एग्जैक्ट कोर्ट में शायद विस्मृत कर रहा हूं, लेकिन आपका राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, आपका जिसको फिस्कल डिफिसिट कहते हैं, और उसके अलावा आपका राजस्व घाटा जो है वो भी बढ़ रहा है। लेकिन जीडीपी ग्रोथ की बात कही गई है कि सकल घरेलू उत्पाद जो है वो बढ़ रहे हैं, तो अच्छा है, परंतु रिफाइनरी में प्रोडक्शन अभी तक चालू नहीं होना बड़ी बात है। तो उस दिशा में भी बात है कि आपका 2000 करोड़ की रेवेन्यू वहां से अतिरिक्त आने लगेगी कि अब चालू हो जाए, अच्छी बात है। थोड़ी बात को और पॉलिटिकल करें तो जैसे दिया कुमारी ने शुरुआत की शेर के माध्यम से कि सबकी चिंता में खुद को मिटाती हूँ और अपना किया हुआ वादा दिल से निभाती हूँ। जब वो ये बोल गई तो गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे थे कि आपसे नाराज होकर तो 3 मंत्री सदन छोड़कर चले गए। किस तरफ इशारा था? वो गोविंद सिंह डोटासरा तो फटकारों के लिए फेमस है। अब कौन कौन मंत्री छोड़ के चले गए, यह कलाकारी जो क्या किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी कुछ इशारा लगता है? किरोड़ी लाल मीणा आए नहीं, छुट्टी में है लियो। तो बाकी 2 और कौन थे, या बाकी कोई और 3 थे, यह वहां कैमरे की नजर रहती, नहीं तो बजट के दौरान कैमरा पूरा फाइनेंस मिनिस्टर पे ही फोकस रहता है या अध्यक्ष पे। वहां जो संचालन करते हैं कैमरों का वो निष्पक्ष मीडिया नहीं है। वो भी अपनी सुविधा के हिसाब से उन सब चीजों को चलाते हैं। लेकिन खास बात ये भी देखने को मिले कि वासुदेव देवनानी जिस तरीके से सदन चला रहे थे, उनको कहना पड़ रहा था कि एक को बिठाता हूँ दूसरा खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत शांतिपूर्ण बहुत ज्यादा नहीं हुआ जितना सामान्यतः देखने को मिलता है। क्या लगता है अब चूंकि ये स्थानीय निकायों के चुनाव की बात आपने की, झाबर सिंह खर्रा कह रहे हैं पंचायत राज के चुनाव की बड़ी 1 स्टेट 1 इलेक्शन नवंबर के आसपास कराने को लेके, उन चुनावों पर भी क्या इस बजट का आपको लगता है कोई असर पड़ेगा? निश्चित तौर पे घोषणाएं तब तक अमल में आनी शुरू होंगी, क्योंकि अप्रैल से आपका बजट का महीना शुरू हो रहा है। फिर सबसे पहले आपकी क्या कहते हैं वो, जैसे एक भवन बनाना है, बजट में प्रस्ताव किया गया है कि आप एक खेल स्टेडियम बनाएंगे मान लीजिए, तो सबसे पहले उसकी तकनीकी स्वीकृति आएगी, फिर उसकी प्रशासनिक स्वीकृति आएगी, फिर वित्तीय स्वीकृति आएगी, फिर बनने लगेगा। तो सरकार अगर निष्ठा से चाहेगी तो वो अक्टूबर नवंबर तक वो शिलान्यास होगा उसका, निष्ठा से चाहेगी तो हो सकता है उन चुनावों का असर जो है। एक चीज और है कि जैसे अशोक गहलोत एक्ट लाए थे पेंशन बढ़ाने वाला, तो उसमें भी कांग्रेस का कहना है 1334 रुपए हो जाने थे, 1100 से बढ़ के 1150 से बढ़ गए, लेकिन अभी 1250 ही किए गए हैं। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन और तमाम चीजें, पेंशन आ नहीं रही है लोगों के खाते में। तो क्या चुनाव से पहले अगर पेंशन नहीं आई तो ये बड़ा असर करेगा चुनाव में। पेंशन जो है वो टेंशन देगी सरकार, टेंशन नहीं दे, इसके लिए उनको थोड़ा सा सक्रिय और सजग होना पड़ेगा। साथ ही साथ एक बात पर और मेरा ध्यान जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब भी बजट पेश करती है कहीं ना कहीं उसमें एक अपनी विचारधारा का छौंक जरूर लगाती है। और इस बजट में भी जिस तरीके से 2 बार ये सुना गया कि सरकार जो है वो वैदिक टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कर रही है, साथ ही साथ वैदिक शिक्षा को भी बढ़ावा देने की बात है, उससे भी रोजगार सृजित करने की बात आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? अपने समर्थकों को, अपने विचारधारा के शुभचिंतकों को प्रसन्न करने का प्रयास?
देखिए, अपने वोटर के लिए तो सभी करते हैं, खास करके गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ऐसे शब्द हम कांग्रेस के बजट के वक्त सुनते हैं। तो हमने आज गुरु गोलवलकर के नाम पे एक योजना सुनी, हमने दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे एक योजना सुनी, हमने ये वैदिक टूरिज्म वाला सुना। तो ये वैदिक टूरिज्म और ये चीजें अच्छी है। अगर आप ये देखिए कि भारत में जंतर मंतर चाहे दिल्ली का हो चाहे जयपुर का हो, तो वो वैदिक सिस्टम से बनी हुई चीजें हैं। तो और उसमें विदेशों से टेक्निक भी आई है, तो टेक्निकल समावेशिता की बात भी कही गई है। मेन चीज है कि जो घोषणाएं उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टमेंट को लेके की है, और उसमें सोलर से इतर उतर के अगर कुछ इन्वेस्टमेंट आता है, जैसे महिलाओं के लिए उन्होंने 150 करोड़ का प्रावधान किया, महिलाओं और युवाओं के लिए, अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप करती हैं तो उनको ब्याज में सब्सिडी और तमाम चीजें, और पत्नी के साथ अगर आप प्लॉट खरीदते हैं जी तो उसमें छूट और ये सारी स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने की बात। बिल्कुल। साथ ही साथ एक बात और भी ध्यान में आती है कि जैसे विचारधारा की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बजट पेश होता है तो इंदिरा गांधी का नाम, राजीव गांधी का नाम ये देखने को मिलते हैं। आपने कहा राजीव गांधी हेलीकॉप्टर वाला एरोस्पेस वाली वो यूनिवर्सिटी की बात पिछले बजट में अशोक गहलोत के मुख से सुनी थी 2023 में, लेकिन अब उस पे कोई बजट पे चर्चा नहीं है, तो कई योजनाएं तो हवा में ही उड़ गई। भाजपा जब बजट पेश करती है तो जैसा आपने कहा दीनदयाल उपाध्याय का नाम आता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आएगा, गुरु गोलवलकर का नाम आता है। साथ ही साथ इस बजट में जो है वो दादू दयाल जी के नाम पर भी कुछ घोषणाएं की गई हैं। दादू पंथ एक बड़ा प्राचीन पंथ है और दादू दयाल जी जो संत हुए हैं उनका समाज में गहराई तक एक प्रभाव है। यूं भी कहा जाता है कि साधारण सामान्य वर्ग के या फिर कहिए कि निम्न मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वे अधिकांशतः दादू पंथ से जुड़े हुए रहते हैं। बहुत से संत भी हैं। पिछले 3-4 वर्षों में आपने यदि नाम सुना हो भजन सुनने के मामले में तो प्रकाश दास जी महाराज निवाई के दादू पंथी संत, बड़ी लंबी जटाएं और बहुत देश भर में बड़े भव्य आयोजन होते हैं। क्या लगता है दादू दयाल जी के नाम से भी कुछ घोषणाएं करके एक सामान्य वर्ग को और अपनी तरफ आकर्षित करने का काम किया है ना? वो उसको अपन ऐसे नहीं देख सकते, उसको ऐसे देखा जाना चाहिए कि वो चूंकि पॉलिटिकल वर्क तो है नहीं, वो एक आस्था का विषय है और लोग उन संतों से प्रेरणा लेते हैं। तो फिर हमें ये भी बात करनी चाहिए कि बेणेश्वर धाम के लिए घोषणा हुई है, तो फिर त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा के लिए भी घोषणा हुई है। इसके अलावा धार्मिक सर्किट की बात आई है, इसके अलावा रूरल टूरिज्म में बहुत सारे धार्मिक स्थलों की बात की गई है, केवल यही नहीं। तो क्या है कि जहां लोग जा रहे हैं, जहां भाई ये डेमोक्रेसी क्या है, भीड़ तंत्र, लोकतंत्र जो है कि जहां लोग हैं उन तक सुविधा किसी एक माध्यम से किसी एक नाम से पहुंचे। तो दादू के अनुयायी है, यहाँ पे पीपा जी के अनुयायी है, यहाँ पे तेजा जी के अनुयायी है, यहाँ गोगा जी के अनुयायी है। गोगा मेडी का पहले कभी नाम आया था, तेजा मंदिर का पहले कभी नाम आया था, अब की बार दादू दयाल का नंबर लग गया। एक बार बजट में ये देखने को मिलता है कि पुरानी बात है, भाजपा रसोई की योजना लाती है अन्नपूर्णा रसोई के नाम से, कांग्रेस आती है इंदिरा रसोई कर देती है, भाजपा आती है फिर अन्नपूर्णा कर देती है, मटेरियल वही है। अभी रसोई बंद हो गई, मुझे तो रसोई नजर नहीं आई कि रसोई चलेगी या नहीं चलेगी। रसोई नहीं चल रही है शायद इस बार, अभी बंद है। पहले लेकिन जिस तरीके से नाम बदले जाते हैं केवल वो अपने विचार के कार्यकर्ताओं को प्रसन्न करने के लिए ये सारे दिखाया जाता है कि सरकार बदल गई है, चीजें बोर्ड बदलते हैं, कलर बदलता है। ये तो असर जब तक आप देखोगे, आप ग्रामीण इलाकों में कभी जाएं तो जब नया थानेदार आता है तो सबसे पहले वो हेलमेट के और ये मोटर व्हीकल के चालान करता है, पता लग जाता है कि तो नया एसएचओ आ गया है। फिर लोग फोन करते हैं विधायक जी को कि साहब हमारी गाड़ी पकड़ ली, तो वो कहते हैं भाई चलो ठीक है छोड़ो, तो राम राम भी हो जाती है। यह सरकारी तंत्र का अथॉरिटी के आमद जो है उसके प्रतीक है ये चीजें। खासतौर पर लगता क्या है आपको, राजनीतिक रूप से बात करें तो जो बजट ये पेश किया गया है कौन से वर्ग को खास तौर पर फोकस किया गया है? बेसिकली यूथ को, यूथ एंड फीमेल्स, उनकी बात करते हैं तो युवाओं में तो खास और बुजुर्गों के लिए एक अच्छी योजना आई है जिसकी तारीफ करनी बनती है। वो है कि 70 साल से अधिक उम्र के कोई बुजुर्ग हैं तो उनको दवाई घर तक पहुंचाने की योजना है। आजकल एकल परिवारों में बुजुर्गों के साथ बड़ी समस्या हो रही है, वो किसके सहारे जाए। और चलो संयुक्त परिवार भी है तो एक व्यक्ति अपना काम छोड़ के जा रहा है वहां, तो यह है कि आप तक चीजें घर तक आ रही हैं, तो ये निश्चित रूप से इस योजना की प्रशंसा करनी ही चाहिए। घर पर जो है 70 वर्ष से अधिक के जो बुजुर्ग हैं उनको घर पर दवाई मिलेगी। मैं कई बार गांव में जाता हूं और हॉस्पिटल यदि जाकर देखता हूं तो बड़े बुजुर्ग, केवल 70 नहीं 75-80 वर्ष तक के बुजुर्ग वहां जाके लाइन में लगते हैं, बड़ी तकलीफ रहती है। तो निश्चित रूप से सरकार का ये जो कदम है, ये संवेदनशील कदम है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और कौन सी क्या खास बात आपको लगती है जो बहुत प्रभावित करती है और आम आदमी को जिससे बड़ी नौकरियों वाली जो घोषणा हुई है, तो अगर नौकरियां मिल जाती है
एक साथ आती हैं तो एक तो लास्ट 5वें साल में आप घोषणा करते हैं, बर्डन नहीं रहेगा। चयन प्रक्रियाओं पे बहुत अच्छी चीजें होंगी। अगर लगातार हर साल आप घोषणाएं करते रहें और उन घोषणाओं को अमल में लाते रहें कैलेंडर वाइज, तो क्या है, नहीं तो फिर क्या होता है कि 5 वैकेंसी 25 वैकेंसी एक साथ आई है, तो फिर वो बच्चे कहते हैं साहब मैं वो एग्जाम भी दे रहा हूँ, वो कोर्ट पहुंच जाते हैं साहब मेरी डेट वो डिले कराओ, ये कराओ। तो ये एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और इस सरकार में पिछले 1-1.5 साल में देखने को मिल रहा है। अच्छा है। और दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट में स्थानीय लोगों को रोजगार की जो बात कही गई है वो अच्छी है। 1.5 लाख लोगों को हम रोजगार दिलाएंगे राजस्थान के, तो अच्छी चीज है कि राजस्थान को एक अलग तरह की चर्चा और करना चाहेंगे साथ में। आपका भी पत्रकारिता का लंबा अनुभव है, मैंने भी रिपोर्टिंग भी की है और ये बजट वगैरह पर प्रतिक्रियाएं वगैरह ये भी देखते रहते हैं। मेरा अनुभव ये कमोबेश आपका भी यही रहा होगा कि भाजपा जब बजट पेश करती है तो भाजपा के तमाम नेता तारीफ में कसीदे करते हैं, निकालते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं, उनको जो भी प्रतिक्रिया देनी होती है। विपक्ष जो होता है वो लगातार उसमें कमियां खोजने की बात करता है और अनौपचारिक रूप से तो मेरी भी कई लोगों से बात हुई, आपकी भी हुई होगी। यदि भाजपा ने बजट पेश किया, कांग्रेस के कई नेता आपको ये कहेंगे कि यार आलोचना कर देना जैसी आपको अच्छी लगे। बीजेपी के नेता कहेंगे बढ़िया प्रशंसा कर देना जैसी आपको ठीक लगे। क्या लगता है कि ये वही डर रहा है या कुछ कमी रह गई है? नहीं, ये तो देखो क्या है, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो स्टडी नहीं करते जी, तो फिर उनके पास मौलिक विचार भी नहीं होते। आप बहुत सारे कई नेता ऐसे हैं जो पढ़ने लिखने वाले में, खास करके आप घनश्याम तिवारी की कभी प्रतिक्रिया लेंगे तो फिर वो ऐसा नहीं कहेंगे। मैं अगर मान लीजिए जोगेश्वर गर्ग की लूं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं अगर मान लीजिए मदन राठौड़ की लूं, तो ये 20% से ज्यादा नेता नहीं हो। हाँ, तो वो सारे ऐसे हो जाएंगे तो लड़ा लेंगे आपस में, फिर सरकार नहीं आएगी। आपके फॉलोवर ज्यादा नहीं है तो बड़ा संकट है। निश्चित रूप से अब ये आने वाला समय बताएगा कि आखिर जो घोषणाएं हुई है वे कितनी क्रियान्वित हो पाती हैं और उनका सामान्य जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या भजनलाल सरकार अपना एक अलग प्रभाव जमाने में कामयाब रहती है? इस बजट में जिस तरीके से युवाओं को लेकर 1.25 लाख सरकारी नौकरियां देने की बात कही गई है, 1.5 लाख नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में देने की बात कही गई है, यदि वास्तव में इसका 70% 60% भी यदि क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो जाता है तो स्थितियां बदल सकती हैं। एक आखिरी प्रतिक्रिया प्रदीप जी आपकी ओर लेंगे बजट पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बजट घोषणाएं हुई जी, अब बजट पे चर्चा होगी, बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, उसके बाद सदन के नेता का जवाब होगा, फिर अनुदान मांगे, अलग अलग विभाग जो बड़े विभाग हैं उनकी एक एक अनुदान पे चर्चा होगी, अब बजट फिर पास होगा। पिछला बजट जो है वो पूर्णतया धरती पे नहीं उतर पाया। अब ये कितना उतर पाता है? घोषणाएं बड़ी, तुम्हारे बजट में गांव का मौसम गुलाबी है, ठीक है, तो ये वाली चीज है कि गुलाबी नगरी में गुलाबी मौसम दिखा है। दिया कुमारी ने ये भी कहा है कि गोविंद देव जी के नाम से एक फेस्टिवल चलाया जाएगा, तो गुलाबी नगरी पे भी फोकस है। जयपुर में मेट्रो का विस्तार किया जाएगा, आप जहां रहते हैं वैशाली नगर, उस इलाके में भी सर्वे होगा। तो उम्मीदें तो जगती हैं, लेकिन ये उम्मीदें तब पूरी हो जाए जो हमारे बाल बचे हुए हैं इनके गिरने से पहले, तब अच्छा है। इस सवाल के साथ इस एपिसोड को विराम देने का सोच रहा था मैं, लेकिन एक प्रश्न और दिमाग में आ गया कि जिस तरीके से इतने जिम्मेदार लोग हैं, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री हैं, सरकार वहां बैठती है, वहां घोषणाएं होती हैं एक वित्त वर्ष के लिए। सामान्य रूप से जो बजट आता है एक वित्तीय वर्ष के लिए आता है, लेकिन यदि 50% 60% तक ही पूरी होती है तो फिर आखिर ये जवाबदेही किसकी होगी? क्या इस पर कोई कानूनी रूप से कार्रवाई करने का जनता का अधिकार नहीं बनता है कि आपने सब्जबाग तो बहुत दिखा दिए, आपने सपने तो बहुत दिखा दिए, आपने घोषणाएं तो बहुत कर दी, पर क्या आपने जनता को बेवकूफ समझ रखा है कि आप 100 बातें कह के और 50 भी पूरी नहीं कर पाएंगे? देखिए, ये चुनाव आयोग ने पहले, जब ये तो सरकार का बजट है, जो घोषणा पत्र जारी करते हैं जो चुनाव से पहले, तो उसमें भी चुनाव आयोग ने कहा कि आप अगर ये कह दोगे कि मैं चांद तक सीढ़ियां लगा दूंगा और लोगों से वोट ले लोगे। पहले हुआ है, यही बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में अमृत नाहटा चुनाव लड़े थे 1967 में, तो उन्होंने ये कहा कि मैं अंगूर की बेलें लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है, वोट पे मिल गए। उन्होंने तन सिंह, जो कि राजपूतों के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक, उनको हराते हुए चुनाव जीता, और एक बार नहीं 2 बार जीता। दूसरी बार कोई और थे उनके साथ, हाँ, दूसरी बार भैरव सिंह शेखावत को हराया उन्होंने, इसी बड़े दिग्गजों को हराया। हाँ, अमृत नाहटा, और अमृत नाहटा जिन्होंने किस्सा कुर्सी का फिल्म बनाई थी, जिनको जेल जाना पड़ा, उनकी जो है वो प्रिंट जलाने के चक्कर के अंदर संजय गांधी को सजा हुई थी और देश के सूचना प्रसारण मंत्री को सजा हुई।
खैर वो बात अलग थी। लेकिन ये है कि आप अंगूर की बेलें नखलिस्तान में, रेगिस्तान में नखलिस्तान में लगाने की बात कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने कहा कि आप घोषणा वही करिए जो शपथ पत्र लिखिए और उसके लिए सीए द्वारा वेरीफाइड करिए कि हमारे पास बजट में संसाधन है या नहीं। आप जिस राज्य का सरकार बनाने जा रहे हो वहां आपका बजट कितना है, तो उस हिसाब से फिर घोषणा पत्र आने लगे। और यही चीज जो है, अब इसमें एक FRBM एक्ट है, आपको मालूम होगा, संसद द्वारा पारित है। उसमें कुछ चीजें हैं कि भैया आप ये नहीं कर सकते। आप जब बजट चर्चा सुनेंगे, कुछ अच्छे विधायक जो इस पे लगातार चर्चा करते हैं, पिछले बजट में मैं पिछले सत्र में अगर सुने तो अपन संयम लोढ़ा इस पे अच्छा बोलते थे, राजेंद्र राठौड़ जो बजट जो इस बार सदन में नहीं, सदन में है, उन लोगों में रोहित बोहरा है जो इस पे अच्छी डिबेट करते हैं इन विषयों पे, जिसमें राजकोषीय घाटे की बात है, राजस्व घाटे की बात है। नहीं, लेकिन यदि हम घोषणा पत्र की बात करें चुनाव से पहले, वो ठीक है, वो आप वादे कर रहे हो जनता से, लेकिन जब सरकार बन गई, नहीं बजट वाला उसी पे मैं आ रहा हूं। तो बजट में क्या है कि आपको उससे इतर नहीं जाना होता, फिर भी सरकारें चली जाती है कि आप इससे ज्यादा कर्ज नहीं ले सकते, इससे ज्यादा आप जो है वो घाटा नहीं दिखा सकते, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब आप देखिए कि एक सिस्टम आया गारंटी का। अशोक गहलोत गारंटी की योजनाएं लेके आए। गारंटी कौन देते हैं? गारंटी के पीछे अविश्वास का भाव होता है व्यक्ति का। मैं आपको ये कह दूं कि ये पुस्तक जो है अच्छी है, आप पढ़ लीजिए, तो आप मेरे पे अगर विश्वास करते हैं, आप ये कहते हैं कि प्रदीप कह रहा है तो पढ़ लेनी चाहिए, और मैं कहता हूं मेरी गारंटी है जी, तो इसका मतलब आपके मन में किंचित अविश्वास है, या मेरे मन में अविश्वास है कि आपको मेरे पे विश्वास है। तो यह सरकारें करने लगी। सरकार कौन? देश का सबसे बड़ा विधिक व्यक्ति जी, ठीक है। सरकार गारंटी जैसे भी इस मुद्दे पर आ गया, मोदी की गारंटी। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। मैं एक अबू रोड के पास में एक नगर खुदा है, पुराना शहर निकला है, चंद्रावती जिसका नाम। तो वहां जब खुदाई चल रही थी जनार्दन राय नागर यूनिवर्सिटी की ओर से, मैं वहां गया, तो वहां चारों जो नगर होता था उसके परकोटे होते थे। तो उन परकोटों के जो द्वार हैं, उस द्वार पे एक सुरभि लेख लगता था। अच्छा, सुरभि गाय को कहते हैं, जैसे गाय की श्रेणी है। तो उस सुरभि लेख में ये लिखा होता था कि राज आज्ञा का उल्लंघन सुरभि वध के समान माना जाएगा, गो हत्या के समान माना जाएगा। ठीक है। और ये कुछ गारंटी और लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी। अरे आप जब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में लिखा गया है लोक कल्याणकारी राज्य, तो आप सुविधाएं देने के लिए बाध्य हैं। ठीक बात है। तो ये अविश्वास का जो दौर शुरू हुआ कि आप कुछ भी बोल दीजिए, आप विधानसभा में अगर बोल रहे हैं और आपकी बात मुकम्मल नहीं हो पाई, तो वो जो सच बोला गया था, जो सामने लिखा हुआ है, जहां नेता बोलते हैं उसमें कि सच के अलावा कुछ नहीं बोलना है, और वो अगर मुकम्मल नहीं हो पाई तो वो झूठ हो गया। तो यह अकाउंटेबिलिटी तो इन्हीं की, आप एक्ट बना देंगे, लेकिन विधानसभा में बोलने वाले पे कोई एक्ट लागू नहीं होता, वहां सुप्रीम कोर्ट भी लागू नहीं होता, विधानसभा में कुछ भी। अपने आप में बड़ी विचित्र बात है कि विधानसभा में यदि आप बोल रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट के भी क्या नियम कायदे कानून लागू नहीं होते, और ये इस चर्चा में किसी विधायी सदन में नहीं होता। जो विधान बना रहा है उस पर अगर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल रिवेलेशन के अलावा कुछ लागू हो गया तो फिर कानून नहीं बना पाएंगे। मुझे लगता है कि इस चर्चा में एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आ गई है, अनायास ही आ गई चर्चा करते करते, कि जो बजट पेश कर रही है सरकार और उसमें जो घोषणाएं हुई हैं, वो घोषणाएं केवल करना जनता को खुश रखने के लिए, ये कितना सही है। उनकी पालना, और फिर वो भी समय पर उनकी पालना हो पाती है या नहीं, क्योंकि आप बजट पेश कर रहे हैं 1 वर्ष के लिए, अगले वर्ष फिर नया बजट आ जाएगा। पिछले बजट में 50% पूरा हुआ तो आपके पास काम 150 गुना काम हो गया, 100% अगले बजट का, 50% पिछले बजट का। ऐसे में यदि वो घोषणाओं की पूर्ति नहीं होती है तो फिर ये जो माननीय है, इन माननीयों पर किस प्रकार से कोई सवाल तो इनसे पूछ सकता है क्या? आखिर आप घोषणाएं करेंगे। मुझे लगता है कि इस दिशा में भी जन जागरण की आवश्यकता है, इस दिशा में भी सवाल पूछने की आवश्यकता है, और सवाल केवल पत्रकार पूछे ऐसा नहीं है, सवाल जनता भी पूछे, क्योंकि वोट आप सब देते हैं, आपके वोट से नेता चुनकर जाते हैं सदन में, वहां मंत्री बनते हैं, तमाम तरह की सुविधाएं लेते हैं। उनको सुविधा लेना तब ठीक लगेगा जितनी, मैं तो कई बार ये भी कहता हूं कि उनको सुविधा उतनी ही लेनी चाहिए जितनी आपके प्रदेश के सामान्य व्यक्ति को सुविधा मिल रही है। खैर, ये बहस का अलग विषय हो सकता है, लेकिन ये जो चर्चा हुई इस पर आपका क्या कहना है राजस्थान सरकार के पेश किए गए आज के बजट पर, इसके राजनीतिक पक्ष पर और इसके क्रियान्वयन पर? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें,
अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।